टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये पेट्रोल टंकी पर लड़खड़ाता हुआ शख्स, जिसके कदम भी ठीक से ज़मीन पर नहीं पड़ रहे, ये वे प्रयागराज का दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्लेयर है जो आज अपने परिवार का पेट चलाने के लिए पेट्रोल टंकी पर काम कर रहा है। दर्जनों मेडल जीतने वाला ये शख्स आज मुफलिसी की जीवन व्यतीत कर रहा है, जिससे देख किसी का भी दिल पसीज जाए। देश में ऐसी खबरें सामने आती हैं जब कोई प्रतिभावान छात्र या कोई खिलाड़ी गरीब की ज़िंदगी जीने को मजबूर है। जिस खिलाड़ी को मैदान पर अपना हुनर तराशते हुए लोग देखना चाहते हैं, अगर वही खिलाड़ी किसी तरह घर चलाने के लिए एक पेट्रोल टंकी पर काम करता दिख जाए तो जाहिर तौर पर किसी का भी दिल पसीज जाएगा, ख़ास तौर पर जब वो दिव्यांग हो। प्रयागराज से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां युवा दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्लेयर पेट्रोल पंप पर काम करने को मजबूर है। दोनों पैर एक हादसे में गंवा देने वाले ललित का ये आर्टिफिशियल पैर भी आज दिव्यांग हो गया है, जिसको बदलने के लिए अब उन्हें पास पैसे भी नहीं हैं। कई बार नए पैर के लिए सरकारी महकमे में अर्जी भी लगा चुके हैं, लेकिन चक्कर लगाने के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ललित की माने तो करीब पैर बनाने के लिए वो सभी आला अधिकारियों से मिल चुके हैं, मगर जिसके बाद भी अभी तक उनका कोई भी तरह का ना ही उनको आश्वासन मिला, ना ही कोई सहायता। सबसे बड़ी बात है कि अभी आप लोग जानते हैं कि 2-2.5 साल से कोरोना का माहौल है। सारी इनकम के ज़रिए बंद हो गए हैं। जो हम एक अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेटर भी हैं और उत्तर प्रदेश व्हील चेयर क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं, तो कोरोना से पहले हमारी थोड़ी बहुत इनकम हो जाती थी कोच के तौर पे, कहीं ट्रेनिंग के तौर पे, तो वो भी बिल्कुल से बंद हो गई। कोरोना के दौरान मेरे पिताजी भी बीमार हो गए, आज बिस्तर पे, उनके इलाज के लिए भी पैसे चाहिए, और साथ में मेरा कृत्रिम पैर भी टूट गया। यानी कि मैं दिव्यांग तो था ही, उस जो कृत्रिम पैर के सहारे में चलता था, मेरा कृत्रिम पैर भी दिव्यांग हो गया, और उसके लिए कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है सरकार से। मैंने गुहार भी लगाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दिया। डीएम के यहाँ मार्च 2021 से मेरी फाइल लटकी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या दिव्यांगों की कहीं सुनवाई नहीं होगी? मैं करेंगे सरकार से मैंने मांगा है कि मुझे एक नया कृत्रिम पैर दिया जाए, जिसके साथ मैं अपना प्रोफेशनल करियर अच्छे से आगे बढ़ा सकूं। साथ ही मुझे कहीं स्टेबलाइज जगह पर कोच के तौर पर ऐसा एज अ कोच परमानेंट जॉब दी जाए, जिससे मैं अपने आगे की ज़िंदगी सुदृढ़ कर सकूं, क्योंकि मेरा भी परिवार है, बीवी हैं और 2 बच्चे हैं, साथ में बीमार पिताजी हैं, तो बहुत मुश्किल से गुजारा चल पा रहा है। और उसी मुश्किलों में दिव्यांग को जल्दी नौकरी भी नहीं मिलती, और मजबूरी में मुझे एक जॉब बहुत मुश्किल से इस पेट्रोल टंकी पर मिली, जिस पे मुझे दिन भर चलना भी पड़ता है, मैनेजमेंट देखना पड़ता है, तो बहुत मुश्किलों से काम किया जा रहा है। तो मैं सरकार से यही गुहार लगाता हूँ कि मुझे प्लीज़ ऐसी सुविधाएं प्रदान करें, जिससे मैं थोड़ा सा आसानी से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकूँ। संगम नगरी प्रयागराज में श्याम ग्रुप द्वारा SBW मिल्स बालसन चौराहे के पास शुभारंभ किया गया। ग्रुप चेयरमैन जमुनोत्री गुप्ता द्वारा संपन्न हुआ इनॉग्रेशन। इस स्टोर के मुख्य उद्देश्य अपने सम्मानित ग्राहकों तक श्याम ग्रुप द्वारा उत्पादित एवं उचित दरों में सामान उपलब्ध कराना है। श्याम ग्रुप भारत के उद्योग जगत में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और पूरे भारतवर्ष में श्याम ग्रुप अपने भिन्न प्रकार के डेयरी उत्पादित श्याम घी और अन्य सारी चीज़ों के लिए मशहूर है। श्याम ग्रुप के डायरेक्टर विद्युत अग्रेरी का इस मौके पर श्याम ग्रुप द्वारा SBW.com भी चालू किया गया, जिससे फ्रोज़न सामान भी आदमी घर बैठे मंगा सकता है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है। स्टोर खोला है SBW मिल्स के नाम से, और ये हमारे ग्रुप के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होने जा रहे हैं।
यहाँ पे अभी तक आप किसी भी स्टोर में पहुँचते थे तो कहीं पे डेयरी का सामान मिलता था, कहीं पे फ्लोर मिल्क का मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको हर हमारे सारे डिवीजन्स के प्रोडक्ट मिलने जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे होटल कान्हा श्याम के भी सामान यहाँ पे अवेलेबल होने जा रहा है। यहाँ पे रेडी टू ईट सामान भी है, बेकरी प्रोडक्ट्स भी हैं और साथ ही साथ फ्रोज़न प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि आप ले जा कर के घर में उसको ले जा कर के सिर्फ गर्म करके और सिर्फ खा लेना है। फ्रोज़न सामान है, जैसे फ्रोज़न पराठे हैं, मोमोज़ हैं और भी कई प्रोडक्ट्स हैं फ्रोज़न, तो वो भी अवेलेबल होने जा रहे हैं। जो अभी जो डेयरी के जो हमारे प्रोडक्ट्स थे जो कि वो होलसेल के लिए जो ही अवेलेबल हुआ करते थे, अब डायरेक्ट कंज्यूमेबल्स भी आ गए हैं। हमारे मट्ठा है, छाछ है, कोल्ड कॉफ़ी है, दही है, मिष्टी दोई है, ये सारे प्रोडक्ट्स भी अब हमारे पास आ रहे हैं। इसकी वेबसाइट की आज लॉन्चिंग हुई है sbwmeals.com। संगम नगरी प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में करीब 400 कुछ दिनों से बैठे धरने पर छात्र नेताओं को आज दीक्षांत समारोह से पहले हटा दिया गया, जिसको लेकर सुबह कई बवाल भी हुए। तो वहीं अब छात्र नेता आदिल हमजा ने भी इसकी कड़ी निंदा करते हुए जमकर निशाना साधा है। आइए सुनाते हैं क्या कहा आदिल हमजा ने। देखिए, पिछले 475 दिन से हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्रसंघ बहाली की मांग को लेकर यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आज हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है। वहाँ पे जो छात्र धरना कर रहे थे, जो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भाजपा के केंद्रीय नेता हैं, तो उनसे ये मांग करना चाहते थे, क्योंकि भाजपा की सरकार वर्तमान में है केंद्र में भी और प्रदेश में भी, कि हमारे युवाओं के जो छात्र संघ है, जहाँ से उनको एक पहचान मिलती है, उनको छात्रों का और समाज का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, उसको बहाल किया जाए। लेकिन ये आज दीक्षांत समारोह में उनको ज़बरदस्ती जो उठा लिया गया, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास रहा। इसने देश को 4 प्रधानमंत्री दिए, सांसद दिए, मंत्री दिए, यहाँ से राज्यपाल भी बने। तो ऐसी पौध को जो विश्वविद्यालय प्रशासन और वर्तमान सरकार ख़त्म करना चाहती है, हम छात्र इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज के करेली की 60 फीट का नज़ारा है, जहां करेली थाने से होते हुए ये ट्रैक्टर ट्रॉली किस तरह से ईंटों से लदी दौड़ रही है। ना ही इसमें नंबर है और ना ही नियम कानून का पालन कर रही है। खुलेआम यातायात की धज्जियां उड़ाते हुए तेजी से फर्राटे भर रही है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं। करेली के 60 फीट रोड सबसे व्यस्त इलाका है, जहाँ इतनी तेज चल रही ट्रैक्टर से किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज के ये अलग नज़ारा है, जहाँ गरीबी के अभाव में खोता बचपन और नियम कानून का होता उल्लंघन, दोनों एक साथ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहाँ आप देख सकते हैं नाबालिग बच्चा ई रिक्शा चला रहा है और पुलिस के लोग खुद उस ई रिक्शे पर आगे बैठे दिखाई दे रहे हैं और नियम कानून की धज्जियाँ उड़ रही है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। जहाँ नाबालिग बच्चे एक तरफ ई रिक्शा चला रहे हैं और खुलेआम उल्लंघन यातायात नियमों को हो रहा है, मगर जिम्मेदार अनजान बने हैं। ये नज़ारा है जॉनसनगंज चौराहे का, जहां आप देख सकते हैं नाबालिग बच्चा ई रिक्शा चला रहा है और वर्दी पहने खुद पुलिस के लोग सवार ई रिक्शे में हैं और नियम कानून का खुलेआम जमकर हो रहा उल्लंघन। दूसरा नज़ारा कोतवाली के खुद बगल का है, जहां पर आप देख सकते हैं चौक में नाबालिग बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं, मगर जिम्मेदारों को कोई परवाह नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बढ़ते महंगाई और दूसरी तरफ बीजेपी नेता द्वारा खजाना खाली होने की बात पर जावेद उर्फी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई के बारे में क्या कहा, आइए सुनाते हैं हम आपको। कि सरकारों ने कोई भी खजाना खाली नहीं किया, खजाना पूरा भरा हुआ था। भाजपा सरकार ने आने के बाद पूरे देश का खजाना खाली करके कम से कम 8-10 लोगों की झोली में पूरे देश की दौलत डाल दी है। ये सब जानते हैं कि अडानी अंबानी के पास कितनी दौलत थी और आज कितनी दौलत है। इसलिए ये बात जो ये कह रहे हैं भाजपा वाले, ये बिल्कुल गलत है। महंगाई जो आज बढ़ी है इन्हीं के कारण बनी है और सबसे बड़ी महंगाई बढ़ने का कारण है पेट्रोल और डीजल। जब पेट्रोल और डीजल बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक 10% से लेकर 20% तक महंगाई बढ़ जाती है, इसलिए कि ट्रांसपोर्टेशन से ही सारा माल आया करता है। अब तो 5 रुपये कम भी कर रहे हैं। आप एक बार
बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। मान लिया आपने 40 रुपया बढ़ा दिया और 5 रुपया कम कर दिया तो कोई फ़ायदा थोड़ी ना हुआ उससे। बढ़ा तो चुके हैं, आपका तो मकसद हो ही चुका है पूरा ना। जो इनके जो लीडर्स रहे हैं गोलवाकर वगैरह, उन्होंने अपने किताब में यही लिखा कि 80% जो जनता है उसको भूखा रखो और सारी दौलत लेकर जो है वो 20% के लोगों को दे दो। उसी पॉलिसी के ऊपर भाजपा की सरकार काम कर रही है। संगमनगर प्रयागराज में सपा नेता व पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष आदिल हमजा ने सुराव क्षेत्र से टिकट की दावेदारी की है और साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ने की बात की है। जहां आदिल हमजा ने अब चुनाव लड़ने का मन बनाया है और पार्टी में टिकट के लिए आवेदन किया है और उनका क्या कहना है, टिकट मिलने पे वो किस तरह से लड़ेंगे, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए कि हम लोग छात्र जीवन से ही संघर्ष करते आए हैं और लगातार जितने भी सामाजिक मुद्दे रहे देशव्यापी, उसमें हमेशा हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जहां समर्थन करने की बात हुई हो वहां समर्थन किया, जहां विरोध की बात हुई हो वहां विरोध किया। कोरोना महामारी में भी हम लोगों ने घर घर तक राशन पहुंचाया और सैनिटाइज करने का काम किया। तो हमने आगामी विधानसभा की दावेदारी की है। यदि अखिलेश यादव जी मुझे टिकट देते हैं तो जनता, फाफामऊ की जनता के लिए हमेशा उनके सुख दुख में खड़े रहने का काम करूंगा। अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने का काम करूंगा और वहां पे क्राइम रेट को कम, जितने भी क्रिमिनल हैं उनके ऊपर कार्रवाई करवाने का काम करूंगा और जो भी मुझसे हो सकेगा मैं अपने विधानसभा में कार्य करता रहूंगा। संगमनगर प्रयागराज में जहां हर साल माघ मेले लगता है और इस बार पानी दोबारा बढ़ जाने के कारण माघ मेले की तैयारी में जहां विलम्ब हुआ, तो वहीं अब मेला प्रशासन की ओर से माघ मेले की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके लिए विद्युत पोल लगाने का कार्य शुरू किया गया है। जहां आप देख सकते हैं संगम तट पर विद्युत पोल लगाए जा रहे हैं और तारें भी लगाई जा रही हैं, जिससे कि एक बार फिर भव्य तरीके से माघ मेले का प्रयागराज में होगा आयोजन। सनातन धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर मनाया जाता है। ये हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो नहाय खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। ये व्रत करने वाली व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रहती हैं, जिसके बाद छठ मैया की आराधना को सूर्य देव को आधाय देने के बाद इस व्रत को समापन किया जाता है। छठ पूजा का पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन इन इलाकों में लोग देश भर के निवास करते हैं। वह छठ पूजा उत्साह से देखा जाता है। वहीं इस बार छठ पूजा पे क्या है मुहूर्त और क्या है खास, आइए जानते हैं। ओम गणपति नमः। छठ का पवित्र त्यौहार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ये दिवाली के 6th डे आता है। यह बिहार, यूपी और झारखंड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और सबसे डिफ़िकल्ट फास्ट भी होता है। ये बेसिकली 4 दिन का फास्ट होता है। जो पहला दिन है वो 8 नवंबर यानी कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि से शुरू हो रहा है, जो कि आज का दिन है। यानी 8 नवंबर से आज के दिन ये व्रत स्टार्ट किया जा रहा है। फर्स्ट डे जो होता है उसको नहाय खाए का दिन कहा जाता है। इस दिन जो व्रत रखने वाली महिलाएं होती हैं वह घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखती है, सुबह उठती है, नहा धो के नए कपड़े धारण करती है, पूरा दिन फास्ट रखती है और शाम को कद्दू की सब्ज़ी, चने की दाल और चावल बना के खाती है। जब ये खाना खा लेती है तो यही खाना बाकी घर के मेंबर्स जो होते हैं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। जो नेक्स्ट डे होता है उसे खरना का दिन कहते हैं। इस दिन भी व्रती महिलाएं पूरा दिन घर की साफ़ सफाई करती है, फास्ट रखती है और इवनिंग में लकड़ी का चूल्हा जला के उसमें गुड़ से बनी हुई जो खीर है वो बनाई जाती है और वो खाने के बाद ही व्रत स्टार्ट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि खरना खाने के बाद ही छठी मैया का आगमन हमारे घर में होता है। जो 3rd डे होता है यही सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है, जिसे कि छठ का दिन कहा जाता है। ये 10 नवंबर को पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं सुबह से ही निर्जला व्रत स्टार्ट कर देती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं और छठ की तैयारी करती हैं, खाना बनाती हैं। शाम के वक्त नहा धो के नए कपड़े धारण करती हैं। घर के पुरुष और बाकी व्यक्ति भी उनके साथ नदी किनारे जाते हैं, नदी और तालाब में जाते हैं। तालाब में ही जाके या नदी में जाके
सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद भी ये व्रत जो है कंटिन्यू होता है और अगले दिन यानी सप्तमी तिथि को यानी 11 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद ये व्रत समाप्ति होती है। उसी को पारण दिन भी माना जाता है। ये जो फास्ट होता है ये सबसे डिफ़िकल्ट फास्ट होता है। 36 आवर्स का ये फास्ट होता है। बिहार का ये सबसे डिफ़िकल्ट फास्ट माना जाता है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और किसी को अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही होती है या संतान संबंधी प्रॉब्लम होते हैं, जिन दाम्पत्यों की लाइफ में संतान सुख नहीं हो रहा या बार बार अबॉर्शंस हो जा रहे हैं, उनको ये व्रत करने से उनकी लाइफ में संतान प्राप्ति की जाती है। जिनको हेल्थ रिगार्डिंग इशू है, कुष्ठ रोग से परेशान है, उनको भी ये व्रत रखने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। राजसत्ता से जुड़े लोगों के लिए भी ये व्रत बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी भी आराम मिलता है। इस समय एक्चुअली जो कार्तिक महीना होता है, इस समय सूर्य नीच के होते हैं। इस समय सूर्य जो है तुला राशि में है, सूर्य नीच के हैं। तो इस समय व्रत करने से सूर्य देव को का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्वास्थ्य संबंधी भी फ़ायदा मिलता है और सूर्य देव भी जो होते हैं वो एनर्जाइज होते हैं। आशा करती हूँ छठ मैया का आशीर्वाद आप सबको मिले, सूर्य देव का आशीर्वाद आपको मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदेव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ। संगम नगर प्रयागराज के ये रानी मंडी क्षेत्र का नज़ारा है, जहां रानी मंडी के पहले पार्क के पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से नगर निगम के कर्मियों ने गंदगी साफ करके गटरों से निकालकर सड़क पर लगा दी है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं। जहां एक तरफ डेंगू का संक्रमण जिस तरह से पैर पसारे हुआ है प्रयागराज में और प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल करीब करीब फुल होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की गंदगी के अंबार से डेंगू का खतरा स्थानीय लोगों के सर पर मंडरा रहा है। जिम्मेदार अनजान बने। संगम नगरी प्रयागराज के खुलदाबाद थाने के पास का नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं खुलदाबाद थाने से चंद कदम की दूरी पर गुड़िया तालाब के पास स्ट्रीट लाइट शोपीस बनी, जहां दिन के उजाले में अक्सर रोशनी होती है, मगर रात होते ही स्ट्रीट लाइट शोपीस हो जाती है और सड़कों पर अंधेरा छाया होता है। शहर के सबसे व्यस्त इलाके होने के कारण यहाँ पर स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण किसी समय भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। काफ़ी दिनों से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज के ये यूनिवर्सिटी के बाहर का नज़ारा है, मगर यहाँ ये कहावत सटीक बैठती है, जब सैयाँ भय कोतवाल तो डर किस बात का, क्योंकि हम तो खुद ही कोतवाल हैं। हम ही नियम कानून बनाते हैं, हमें कौन नियम कानून का पाठ पढ़ाएगा, और अपने अधिकारियों के आदेशों को भी भूल गए हैं। आप देख सकते हैं जहाँ ज़िले के एसएसपी खुद हमेशा भी मास्क लगाए दिखाई देते हैं, मगर यहाँ पर पुलिसकर्मी किस तरह से कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं और बिना मास्क के सड़कों पर ड्यूटी पर टहल रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।